नमस्कार, आप सभी का द एम शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आनंद शुक्ला और सामने विमल जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आज का टॉपिक है सीजेपी के ऊपर हम बात करेंगे। जो ये काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर भी, और प्लस आज 20 जुलाई है और आज ये संसद की तरफ कूच किए हैं ये। उसके बाद इनके पीछे लठ वगैरह भी पड़े थे, क्योंकि कल शाम को जब हमने देखा था कि दिल्ली जो पुलिस है उनका एक नोटिफिकेशन भी आ गया था कि आपको ये परमिशन नहीं दी गई है संसद की तरफ, आप जंतर मंतर तक रहिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि ये कुछ दिन के अंदर हमने वो सारी पहलू देख ली। हमने जो जो लोग आए, कैसे कैसे पे किस किस तरीके से लोगों ने नारे लगाए, किस किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो विमल जी, मैं एक सबसे पहला ये सवाल है, मैं छोटे सवाल से शुरुआत करूँगा कि आपके हिसाब से ये सीजेपी प्रोटेस्ट मतलब कितना कामयाब है, क्या लगता है आपको? देखो, इनका अगर हम देखें इनको अभी तक की जो भी इनकी जो प्रोसेस रही है, तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता नहीं है कामयाब हो पाएगा। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि इनका कोई एक मोटिव, कोई लक्ष्य भी नहीं है क्या है। नहीं, शुरू में कह रहे कि मोटिव लेके तो चले थे कि भाई नीट पेपर के बच्चों के लिए है, उसकी फोटोज लगा रखे हैं जो भी से आप मंच पे देखोगे। ये चीज़ें आज से नहीं हो रही हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है। ये कांग्रेस 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, मतलब तो उसने भी उसके टाइम भी बहुत हुआ है ना। तो ये आज का तो है नहीं पेपर लीक का। और जिस रास्ते चल रहे हैं, माने कि उस टाइम भी इस्तीफा मांगा जाता था। हाँ, ये था उस टाइम भी सरकार इस्तीफा सब कर लेती थी, करवा देती थी। ये सरकार नहीं करवा रही है, बस इतना फ़र्क है। नहीं, खैर देखिए, मैं एक सेकंड आपको एक बात बताऊंगा कि ये सरकार, अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट देखोगे तो ये कभी इस्तीफा लेती नहीं है अपने, चाहे इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लेते। हाँ, इसका पुराना इतिहास रहा है। ये वो करती नहीं है। हम हो सकता है मंत्रालय चेंज कर दे, इस्तीफा तो नहीं देगी, इस्तीफा नहीं लेती है, खासकर लोगों के दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं लेती। खैर, हम इसके परिप्रेक्ष्य में आगे बात करेंगे। तो जैसे आपने बताया, तो मैं बस एक बात और मैं उसमें जोड़ूंगा, फिर मैं उस पर आपकी राय चाहता हूँ कि जैसे आप मंच देखोगे इनका जो मंच है, मंच के पीछे इन्होंने उन 20 बच्चों का लगा रखा है जिन्होंने सुसाइड कर रखा है, और फिर उस मंच पे मोमबत्ती वगैरह सारी, और फिर आगे ये नचनियों वाले नाच करते हैं, फिर दूसरे प्रोटेस्ट करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे ये जानता हूँ, उन 20 परिवारों में से कोई एक भी परिवार आज तक ना तो उस प्रोटेस्ट में आया है, ना उसने अपनी कुछ सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस नाम के थ्रू अगर ये प्रोटेस्ट शुरू तो हुआ कि हाँ भाई चलो नीट के पेपर के लिए है, उनके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन उसके बावजूद इसने दूसरा ट्रैक पकड़ लिया। अब ट्रैक क्या है कि इसका मेरे को तो अभी तक शुरू से अब तक समझ नहीं आया है इसका मोटिव क्या है। नीट पेपर लेके उनका आप इस्तीफा मांग रहे हो, चलो ठीक है, इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, कोई दूसरा आता है फिर वो। हाँ, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे, मैं एक सेकंड आपको बोलूंगा कि लास्ट टाइम जब ये केजरीवाल जी और अपने अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस टाइम पर अन्ना हजारे जी के पास पूरा एक रोड मैप था। भाई लोकपाल बिल है तो उसको कैसे पास कराना है, किस तरीके से ये धरातल पे उतरेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस लें, तो उनके पास पूरा का पूरा रोड मैप था। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से भी ठीक है भाई, क्योंकि सामने वाले के पास प्रॉब्लम तो उसका सॉल्यूशन भी है। पर अगर आप जब से इसका प्रोटेस्ट हुआ, तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, नीट के नाम पे शुरू हुआ और उसके बाद जो ये डाइवर्ट करके घुमाया इन्होंने, अपनी असलियत तो दिखाई। आप अलग अलग चीज़ों से ये सोनम जी हमारे ज्वाइन कर जाते हैं, हालांकि पर्याविद हैं। उसके बाद फिर और भी चीज़ें, और अरुंधति रॉय वगैरह ऐसे लोग जो इसको ज्वाइन कर, जो एंटी इंडियन मूवमेंट चलाती हैं ये सारी। ये अरुंधति रॉय तो पूरा एंटी इंडिया मूवमेंट चलाती है। वो खुद ही कहती है कल्याण मंच कश्मीर भारत का अंग नहीं है, अभी उसने कहा था मेरे ख्याल से, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये उसको कहने का अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार को तो पहले ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में ठोक देना चाहिए, बात खत्म। 3rd डिग्री टॉर्चर करना चाहिए ऐसे लोगों को। पहली चीज़ देखो, सरकार विरोधी ताकतें होना अलग बात है, संसद विरोधी ताकतें होना अलग बात है, लेकिन भारत विरोधी जो जितनी भी ताकतें हैं उनको तो सरकार को आड़े हाथ लेने चाहिए, पकड़ के इनको, सही बता रहा हूँ, सुतम सुताई करनी चाहिए, बहुत पीटना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या ही मतलब ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों से टॉलरेट करना मुझे लगता है कि फिर बहुत बड़ी गलती करती है गवर्नमेंट। हाँ, इनको छोड़ना बहुत बड़ी गलती है। आप इनको पकड़ के सीधा जेल में ठूंसिए। आपकी सरकार से परेशानी है, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। आपके सिस्टम से परेशानी है, वो भी जायज़ है। लेकिन इस तरीके की जो हरकतें आप करते हो या कर रहे हो और दूसरों को उकसा रहे हो, वो जायज़ नहीं है ना। आप किस बिहाफ पे कह रहे हो? और ऐसे लोगों की तो नागरिकता रद्द करनी चाहिए। भाव जाओ जहाँ के आप रहना चाहते हो, जिसकी आप गुणगान करो, उस कंट्री में जाके रहो। यहाँ आपको कोई मतलब नहीं रहने का, निकाल के बाहर फेंको ऐसे लोगों को। तो वही है कि देखो, इनका बिना सर पैर के चल रहे हैं, है ना। तो अब यूथ है ये, अब इनका कोई न मोटिव है न कोई रास्ता है, आगे क्या करेंगे? ठीक है, इस्तीफा ले लिया, फिर आगे क्या? इसकी क्या गारंटी है दूसरा बनेगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, फिर आप उसका इस्तीफा मांगोगे? आप नहीं, खैर धर्मेंद्र प्रधान से करते करते भी ये मोदी का इस्तीफा ही मांग रहे हैं कि भाई मोदी इस्तीफा दो, वो सारी फिर क्या? उसके बाद फिर क्या करोगे आप? कांग्रेस भी यही करेगी, फिर क्या करोगे आप? कांग्रेस का इस्तीफा मांगोगे, फिर उसके बाद
आप चुनाव लड़ोगे, मान के चलो आपने चुनाव लड़ा, आप जीत भी गए, क्या गारंटी है आप शुद्ध दिल से काम करोगे? 4 दिन बाद आप भी वैसे ही अगर वैसे ही करने लगे फिर जो हमने केजरीवाल जी को तो देख ही लिया। तो आप परमानेंट सोल्यूशन लेके आओ ना। आप देखो परेशानी सबके पास, सब परेशानियां बता रही है, ये परेशानी ये। अगर इस परेशानी का सोल्यूशन ये है किसी व्यक्ति का इस्तीफा मांग लेना, हम जानते हैं वो इस पद पर इस लायक नहीं है, क्योंकि जो उसकी एजुकेशन है वो इस पद के ऊपर बैठने लायक नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम ये मानते हैं और ये हमें पता भी है, ठीक। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हम पद से इस्तीफा लेने के बाद भी वो दूसरा बंदा आएगा वो वाकई काम करेगा? हम आज तक इस्तीफा लेते आए हैं, तो वो जो इस्तीफा लेते आए हैं उसके बाद भी हमने ये देखा ये कांड हुए हैं ना। आप प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आओ। परेशानी तो सबको पता है, इस्तीफा लेना मांगना वो सॉल्यूशन नहीं है उसका। एक ना मैं आपको छोटी सी बात रखूंगा मैं इस बीच में कि जो आपने एक बात बोली कि भाई उसकी बिल्कुल भी मतलब एजुकेशन नहीं है, उसका वो नहीं है। बट अगर आप देखोगे ना पिछले 70-75 सालों के अंदर कि हमने जो एजुकेशन में रिफॉर्म देखे हैं वो इन लोगों ने किया जो बिल्कुल लिख लोड़ा पढ़ पत्थर थे। ये मान के चलो जीरो एजुकेशन थी उनकी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले वो मैं बात पूरी कर लूँ आपको। जैसे मिड डे मील वाला जो योजना आपको पता, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो उस टाइम पे मंत्री थे, ये शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के टाइम की बात है ये, ठीक है, 2004 के आसपास मेरे ख्याल से मिड डे मील के आसपास ये आई थी चीज़ें। उनका एजुकेशन देखोगे ना तो बिल्कुल जीरो है। वो कोई एजुकेशन मतलब वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, उन्होंने कोई ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट उनका जो सोच था ना वो बहुत ब्रिलियंट था। ये मान के चलो कि वो बहुत दूर की सोचते थे। तो उस तरीके की तो ये कह देना कि भाई पढ़े लिखे लोग ही एजुकेशन बहुत अच्छे से चला सकते, तो मुझे लगता है कि वो सेक्टर का पार्ट थोड़ी ना हो गया। मिड डे मील तो अलग चीज हो गई नहीं, तो एजुकेशन में ही था ना। उसके बाद एजुकेशन में मतलब कि उस टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं जाया करते। आप एक चीज देखो, एजुकेशन कब ले जा सकती है? जब बच्चे पढ़ने जाएंगे। जब बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो आप एजुकेशन किसको दोगे? दीवालों को तो दोगे नहीं। मतलब उस इंसान ने तब ये सोचा कि बच्चों को कैसे बुलाया जाएगा, तो करोड़ों बच्चों को बुलाने के लिए उन्होंने एक रिफॉर्म किया कि नहीं भाई मिड डे मील योजना लेके आओ। इस योजना से क्या होगा, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। ये एक सोच है ना। आखिर वो आदमी तभी सोच सकता है ना जब बिल्कुल भाई दिमाग वाला हो, अच्छा आदमी तो नियत भी तो होनी चाहिए ना। एक इसमें एक चीज और दूसरी बात, इन्होंने एनटीए को इतनी बार दे रखा है, क्यों दे रहे हो आप? हाँ, सारी चीजें आ रही हैं इसमें, मतलब एक खाली उस व्यक्ति के ऊपर ही उंगली नहीं उठाई जा रही है। एनटीए वाली बात पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं अभी 1-2 दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर वगैरह पे, तो 2-4 लोग के मैंने ट्वीट्स वगैरह पढ़े जो थोड़े बड़े बड़े लोग थे। उसमें से ना एक मैं किसी का पढ़ रहा था। अभी इसमें कितनी सच्चाई कितनी है ये तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं अपने आप पे, अपना दिमाग लगा के, कि जो धर्मेंद्र प्रधान के पहले भी 2 लोग थे, सुषमा स्वराज थी इसके पहले वाले में, और उसके पहले एक और थी, एक और विदेश मंत्रालय संभाल रही थी ना। नहीं, इससे पहले वाले में शिक्षा मंत्री थी वो, और उसके पहले वाले में एक और थे, कोई उनका मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 2014 से लेके जो 2 बार की शिक्षा मंत्री रोल हुई है, इन दोनों के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो शिक्षा में कोई ज्यादा रिफॉर्म नहीं आया। बट जब से धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के आने के बाद आपने एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस देखे। हमने उन लोगों को जिनको हम क्या नाम है बाप माना करते थे, जो कहते थे भाई भारत को बनाने वाले यही लोग हैं, फिर हमने उनको पढ़ा कि नहीं आक्रांता थे। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी, हमने अपने धरोहर के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो ये मेनली बताया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही ये रिफॉर्म किया है, ठीक है। जो ये एनसीईआरटी में जो चेंजेस आए हैं एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद, तो ये स्पेशली जब से धर्मेंद्र प्रधान बने ये तब से रिफॉर्म ज्यादा हुआ है इसमें। 2-4 चीजें और इन्होंने की, तो इनके प्रति जो खुन्नस और जो गुस्सा है लोगों का, जो वामपंथी दलों का है, जो बाहर के विदेश में कुछ लोग हैं जिनका अभी हम बात करेंगे आगे एफसीआरए के बारे में, एफसीआरए उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप इंक्लूड करना उन बातों को। तो ये जो गुस्सा है ना धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर, वो खासकर इन चीजों के वजह, देखो गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, आप मांगो, हम बिल्कुल इस प्रोटेस्ट के साथ थे। हम तो कह रहे हैं हम नीट के उन बच्चों के साथ भी हैं जो बच्चों ने सुसाइड किया। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने चाहिए, एनटीए के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इन चीजों में सम्मिलित हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप इस नीट को लेके आपके दिमाग में मोटिव कुछ और चल रहा है, आप कहीं और से फंडेड हो और आप भारत में कुछ और करना चाहते हो। जैसे मैं आज की बात अब ले लूं तो 20 जुलाई को मानसून सत्र चालू होने वाला था, आज से चालू और आज चालू हो चुका है। और आज कुछ ऐसे 2-4 हैं जो कानून जो पास होने थे आज संसद में, 2-4-5 दिन पहले से ये बातें चल रही थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप देखोगे तो उसमें बातें ये चल रही थी 20 तारीख को आपको भाई रैली निकालनी है, प्रोटेस्ट करना है, और कहाँ जाना है, संसद पे हमला बोलना है। बिलीव करो, आप 2-4 वीडियो आप देखोगे तो बड़े बड़े ट्रकों में पत्थर पाए गए हैं। जो हाईवा होता है ना, हाईवा में वो बड़े बड़े ट्रकों में पत्थर इसी काम के लिए भर के लाए थे कि भाई यहाँ पे आक्रमण किया जाएगा और अराजकता फैलाई जाएगी और बड़े बड़े नेताओं को इस मंच पे बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस उस पर कार्रवाई ना कर पाए जल्दी, यानी वहां डिले हो। और हम ये अपना जो पीछे का हमारा माइंडसेट है
जो FCRA को लेके है और बाकी चीज़ों को लेके है, जो बिल जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, हम उसके अगेंस्ट इस गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर सकें। तो ये सारी बातें हैं जो सुनने और समझने में आई हैं। तो मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ूँगा। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलो अभिजीत दीपके जी हैं, अभिजीत दीपके जी हैं, इन्होंने एक कॉकरोच, और फिर हमने ये भी लास्ट टाइम हमने जब एक वीडियो की थी तो उसमें हमने बात की थी कि भाई जो कॉकरोच जो क्या नाम है अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला, कॉकरोच उन्होंने किसको बोला था? उन्होंने हर आदमी को तो बोला नहीं था। उन्होंने बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में हैं, जिन्होंने कुछ काम धंधा करना नहीं है, वो आ जाते हैं और उन कॉकरोच की तरह हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ रोजगार नहीं और बैठ के एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों पर किया था, इन्होंने सबके ऊपर ले लिया और एक कॉकरोच पार्टी बना दी। तो मैं आपको एक ऐसा जानना चाहता हूँ कि अभिजीत दीपके की अगर प्रोस्पेक्टस से आप देखो तो आपको क्या लगता है कि भाई ये बंदा कैसा है? क्या ये सच में जिस काम के लिए था, क्या ये उसी प्लेटफॉर्म पे है, ये चेंज नहीं हुआ है? इन सभी चीज़ों से आप क्या समझते हैं? देखो, ये तो पहले यूएस में ही था, सब जानते हैं, वहाँ से ही आया है। और नॉर्मल सी बात है, इसके पास ना पैसा कहाँ से रहा, कौन फंड कर रहा है? रेगुलर बेसिस का 7-7.5 लाख खर्चा बता रहे हैं। CIA फंड कर रही है, अमेरिका ही फंड कर रही है। अमेरिका का एक विजन है भाई, जैसी जो सुप्रीम पावर जो चाइना को मिल गई, भारत को ना मिल सके। और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों से डरी हुई है। FCRA से अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि उसकी जो फंडिंग आती थी वो पूरी बंद हो रही है। अब पूरे के हिसाब देना पड़ेगा। तो एक तो उससे वो डरा हुआ है। दूसरा, हमारा जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो भारत से जो ट्रेड है वो भी रुका हुआ है। भारत ने भी फिर मना कर दिया है कि भाई अभी होल्ड पे लटका रखा है। तो देखो, जो बाहरी ताकतें हैं वो तो पूरा जोर लगा रही हैं कि कैसे भी करके सरकार गिर जाए, क्योंकि काफ़ी अभी इस समय पावर में सरकार इस टाइम पर। और ये जो अभिजीत है, देखो पहली बात अगर मैं देखूं तो ये बंदा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है कि इसका कुछ ठीक विजन है, क्योंकि जिसका विजन होता है उसके पास एक रोड मैप होता है। उस रोड मैप की तरह वो काम करता है कि सबसे पहले हमें ये काम करना है, फिर ये काम करना है। एक बात पे स्टैंड नहीं ले रहा बंदा, बहुत सारे झूठ बोल रहा है। संसद का घेराव कोई मतलब विकल्प नहीं है इसका, और ना ही ये विकल्प है। खासकर ऐसे टाइम पे जब वहाँ पे क्या नाम है मानसून सत्र शुरू हो गया और इस तरीके से ऐसे टाइम तो आपके लिए विपक्ष है ना, आप उनसे बोलिए, वो उस मुद्दे को उठाएंगे ना। संसद में बैठा कौन? विपक्ष की सरकार राहुल गांधी है। अब वो इतनी पावरफुल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे बताओ? नहीं, विपक्ष ऐसा नहीं कि विपक्ष पावरफुल नहीं है, क्या वो बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा? बोलना क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, तो अब इसमें तो फिर एक चीज देखी जाए कि विपक्ष की गलती है। हाँ। आप देखो, मैं एक चीज नहीं समझ, वो खुद ही इंडिया अलायंस बना के आपस में टूटे हुए हैं, उनमें एकता नहीं है। एक चीज और आप देखो, जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी बैठी हुई है यहाँ पे, मैं एक चीज देख रहा हूँ काफी टाइम। अगर आप बाकी चीजों में आप देख लो तो राहुल गांधी सबसे प्रखर होते हैं, बोलते हैं, हर चीज में बोलते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं हर छोटी बड़ी बातों पर। कुछ भी कर ले मोदी तो वो मोदी जी को मतलब एकदम से भाई उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब से नीट वाला पेपर, उसके ऊपर नहीं घेर रहे मोदी को। और खासकर जो ऐसे मुद्दे होते हैं ना, मैं हमेशा देखता हूं कि जो एक्चुअल में जो मुद्दे हैं, आप छोड़ो वोट चोरी लेके जो चीजें नहीं थे उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बैठे, मोदी गाली दी, गवर्नमेंट गाली। चलो ठीक है, आपका भाई आप विपक्ष में हो, आपका क्या नाम है विरोध करना आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार मान के चलो कि विपक्ष में हो तो विरोध ही करोगे भाई, उसी के लिए अपना मुद्दा रखेगा। लेकिन जब भी आप देखोगे ना, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे कि अभी इसके पहले एक मुद्दा आया था, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, इस टाइप के मुद्दे हो गए, या दूसरा ये नीट वाला मुद्दा हो गया। नदी विधवा का भी चल रहा है, नदी विधवा जो परियोजना चल रही है मध्य प्रदेश के, हाँ वो भी है। ठीक है, बेरोजगारी वाला मुद्दा है अपना। इस तरीके इस मुद्दे पे राहुल गांधी कभी प्रखर होकर नहीं बोलते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर विपक्ष है किस लिए? आप बताओ, जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, आप संसद में आपको टाइम मिलता है, आप वहां पे उठाओ। आप कोई और मुद्दा डाइवर्ट कर देते हो, आप वोट चोरी पे घुस जाते हो भाई, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। SIR के ऊपर आप कूद जाते हो, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल जायज हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप उन चीजों पे क्यों बोलते हो जिसपे सुप्रीम कोर्ट से इनको क्लीन चिट मिल चुकी है? जो एक्चुअल मुद्दे कम से कम उन पे तो बात करो, उन पे ये बात ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? विपक्ष ऐसे मुद्दों पे क्यों बोलता है जिस मुद्दे का कोई भार नहीं है, और मुश्किल से 10 से 15 दिन चलाएगा, उसके बाद फिर से दूसरा मुद्दा हो जाता है। और जो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि भाई इनको 10-15 दिन के लिए वो एक लॉलीपॉप टाइप का नहीं होता, हाँ वो चूसने के लिए पकड़ा देते हैं, बजाते रहो और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। ये काम करके निकल जाते हैं, टुम डमरू बजाते रहो। ये 2-4 दिन को मुद्दा पकड़ा देता है, वो उसमें कूदने लग जाते हैं, दूसरा वो काम करके निकल जाते हैं।
तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो मैंने दीपिका के प्रोस्पेक्टस से पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये बंदा कितना कामयाब होगा इन चीज़ों में लेके, और विपक्ष क्यों इस तरीके की चीज़ें नहीं कर इसके पा कामयाब होने के चांसेस तो बिल्कुल शून्य हैं। अब कितने भी लोग जुड़ जाएं वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब एक सच्चाई देखो पता हर लगे। आदमी अपने फ़ायदे के लिए वहाँ जुड़ा हुआ है। अगर आप ये देखो जितने टीचर्स वहाँ जुड़ रहे हैं, टीचर्स खुद इकट्ठे नहीं हैं, टीचर्स भी वहाँ गए हैं कुछ, है ना, यादव गया है, नीतू मैडम गई है, और ये बहुत सारे बता रहे हैं ये टीचर्स मैंने सुना है ये सारे गए हैं वहाँ। तो ये खुद आपस में टूटे हुए हैं, खुद ही एक तो इकट्ठे नहीं हैं। तो हर बंदा अपने अपने पॉलिटिकल पर्पज से जा रहा है कि भाई हम अपना चेहरा चमका लें, हम अपना चेहरा चमका लें, व्यूज पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, और कुछ पॉपुलर लोग- हो जाए। अब नवीन है RW वाला, वो भी वहाँ गया है, तो वो किस लिए गया है भाई? वो भी चुनाव लड़ रहा है अगले साल, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो चुनाव लड़ेगा, वो सपा से लड़ रहा है। तो सबको अपना चेहरा चमकाना है, किसी को किसी के बच्चों की नहीं पड़ी है। और मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ, वो संसद में जाने के बाद भी वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा जो अभी तक RW में रह कर पा रहा था। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, ये बात कि जितने भी मैंने मोस्टली ऐसे देखे हैं लोग जो किसी मुद्दे की वजह से उठे और वो जीते भी, लोगों ने उन पर भरोसा जताया, वो जीते और वो संसद में गए, लेकिन संसद में जाने के बाद वो बिल्कुल भूल गए कि हम आए किस लिए हैं। पैसा मिल गया ना, तो मिल मतलब गया ना, बस यही चीज मुझे नहीं अपनी समझ। लाइफ सेट कर ली, सबको पता है। यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ सेट करने में लगे हैं, सब आलसी हैं, निकम्मे हैं। मैं तो कहता हूँ भारत की जनता ही आलसी महानिकम्मी है, कामचोर निठल्ली है। तुम खुद घूस देते हो पुलिस वालों को, फिर कहते हो पुलिस वाले निकम्मे। अरे तुम रेड लाइट जंप कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, वो पुलिस वाले की क्या प्रॉब्लम है? तुमने पहले खुद ही कानून तोड़ा है और फिर दूसरा कानून तोड़ते उसको घूस दे के अपना चालान कटवाओ। भाई तुम्हारी भी तो कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार कर रही है अच्छी बात है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है एज ए इंडियन सिटीजन। आज हमारी हर जगह चीचा लेदर होती है कि सिविक सेंस नहीं है हमारे पास। अब आप देखो यहाँ पे जिंद में अभी एक उसका उद्घाटन करके आए हैं मोदी जी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, इतनी चीजें बनाई, जैसे ही वो गए और पूरा रंग दिया इन लोगों ने, गो बैक मोदी, CJP सपोर्ट, फलना ढकना, वहाँ पे लिख के थूक के। एक साल तक किसान आंदोलन चला, उसका कुछ नहीं हो पाया, ये भी चलेगा, इसका भी कुछ नहीं हो सकेगा। किसान आंदोलन तो मुझे लगता है कि उस पर देखो कई बार ना मोस्टली ये गवर्नमेंट है जो किसानों को लेकर कुछ ज्यादा सॉफ्ट रहती है, जबकि अगर आप पड़ेगा ना, हाँ, हमारा भी देश किसान प्रदेश, किसान प्रधान देश है। तो क्योंकि अभी जो 3 मुद्दे थे, जो 3 किसान बिल थे, वो बताते हैं कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट को मैंने सुना था कि हाँ कि बहुत अच्छे मुद्दे थे ये और किसानों के हित में थे, लेकिन ठीक है वो प्रेशर में आके ले गए। देखो अपने किसानों के अपने हित हैं, साधने हैं। उसमें से एक मुद्दा जो था वो मेरे को भी सही नहीं लग रहा था कि किसानों की जमीन लीज पे देने वाली बात। भाई किसान की अपनी जमीन है, वो दे न दे, आपको क्या लेना देना है? नहीं तो खैर ऑप्शन था, हमारा किसान का मुद्दा तो नहीं है, जब कभी होगा उस पर हम चर्चा हाँ उस पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारा ठीक ये है कि इसका प्रोटेस्ट संसद घेराव हो नहीं पाएगा। आप तोड़ दिया, अभी तो देखो पीट रहे हैं, लट पड़ रही है, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, भगाए जा रहे हैं इस तरीके से। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना संसद क्यों चाहता हूँ, घेरना है? मतलब क्या ही करोगे आप घेर के? आप सरकार गिरा दोगे, फिर क्या कर लोगे आप क्या करोगे? नहीं इनकी औकात गूंज को इकट्ठा करोगे, सरकार क्या से कर गिरा लोगे सकते आप? हैं। तो इतना आसान नहीं है, ये भारत है। एक तो मैं इतना आपको आसान छोटी सी नहीं है। बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पहली बात, विपक्षी साथ नहीं देगा इनका। कहाँ दे रहे हैं, वही तो मैं आपको बताना चाहता था। मेरी बात तो सुनो आप, क्या है 2-3 दिन पहले हर एक पार्टी के लोग आए, डिम्पल यादव आई, चंद्रशेखर आजाद आए, सब आए, इन्होंने अपना ये कह दिया कि बेटा तुम चढ़ जाओ सूली पे, भला करेंगे राम वाला हालत है कि भाई तुम चलो, हम हैं तुम्हारे साथ। एक भी वहां नहीं दिख रहा, पिट कौन रहा है? वो बच्चा वो जो वहां पे इनके बहकावे में चला गया, वहां पे लाठियां उसको पड़ रही हैं और इनमें से कोई नहीं दिख रहा। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप BSP सुप्रीमो को देखो, उनको जो लगता है जेन्युइन वो जेन्युइन बात करती हैं। अगर बीजेपी उनको गलत लगती है वहाँ बीजेपी को गलत ठहराती हैं, जहाँ सही लगती है वो सही ठहराती हैं। उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया इस पर, न चंद्रशेखर न इस पर। उन्हें पता है कि ये असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, अगर लगता तो वो जरूर हाँ बिल्कुल, तो शुरू फर्स्ट डे ही उन्होंने बोला था कि भाई ये प्रोटेस्ट इनका बेकार है। भाई उनको काम से मतलब है, उन्होंने काम किया है, उस पर उनको इस तरीके से दिखावा करने की आदत नहीं है। जो जेन्युइन पॉलिटिशियन है और भी हैं, आप उनको देखोगे वो नहीं आ रहे हैं, उन्हें पता है भाई क्या काम करना है और उन्हें पता है ये कब तक चलेगा। हो सकता है विपक्ष का ही प्रोपेगेंडा हो। बिल्कुल, बीजेपी तो वैसे भी मुझे लगता है कि भाई इन सब चीजों से ज्यादा सीरियस लेती भी नहीं है। आप देखो जब से ये प्रोटेस्ट बैठे, इनको पता, इन्होंने वेट किया, इनके सारे चेहरे दिखा दिए कि भाई देखो कौन कौन AFI, ASI, PFI, ये ऐसे वामपंथी संगठन है। आपको पता ही है केरल के सारे संगठन है क्या देश विरोधी नारे लगाते हैं, और बाकी तो जो है वो है ही है। उसके बाद जितने भी लोग आए इनके उसमें सपोर्ट में, पहला काम है जितने भी देश विरोधी हैं उनको पकड़ के भाई सीधी सी बात है उनको सजा दो। और दूसरा काम भाई, पहली चीज़ पब्लिक की डिमांड पूरी कर लो, आपको सत्ता से कभी कोई निकाल नहीं पाएगा।
पब्लिक सिर्फ इतना मांग रही है, तो आप इसका सोल्यूशन दे दो। चलो जो भी होगा, अब जो नीट का जो ये कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन देना चाहिए, सोल्यूशन दे दो ना। आप आओ बच्चों के सामने, आप मिलोगे, भाई चलो हम इसका सोल्यूशन देंगे, शांत कर दो इस मुद्दे को, भड़काने का कोई मतलब नहीं और है। शायद एक मिनट में आपको एक बात बताऊं, जो आप ये बात कर, हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये लगता हो यहाँ जो बैठे हैं वो स्टूडेंट ही ना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि बात किससे करें, बात करने के लिए मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। इनके पास मुद्दा नहीं है, तुम नीट के लिए बैठे हो पर तुम लगा रहे हो मेरा लिंग मेरी मर्जी। एक बात बताओ, नहीं तुम नीट के पेपर बैठो मेरा लिंग मेरी मर्जी। एक वो बंदा साला पीछे अपने 20 जो शहीद हो जिन्होंने आत्महत्या की, तो उनके पेरेंट्स को क्या लगता होगा, वो पीछे फोटोज हैं, आगे वो नचनिया नाच कर रहे हैं ना 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 करके। तो ऐसे डांस हो रहे हैं वहां पे, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से छपरी तरीके के लोग जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, पर जा रहे हो ठीक है, पर वो जगह ये काम करने के लिए काम कर, लेकिन नहीं तो अब वो मान के चलो मकसद पूरा अब आप ही हो गवर्नमेंट में, आप सोचोगे यार चल मैं ठीक है मैं बात करूँ, आप किससे बात करोगे? आप इनसे बात करने वाला नेता भी कौन है, किससे बात करें? कौन है दीप के, कौन है, क्या पावर है, क्या उसकी, क्या क्या करेगा उसको, कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है। आज वो कुछ लाइन बोलता, कल कहता यार मैंने तो ये बोला ही नहीं था, फिर उसको वीडियो दिखाया जाए, अच्छा ओ वो तो ऐसे निकल गया होगा। पॉडकास्ट देखो ना, दूसरे लोगों के पॉडकास्ट में, आप बताओ क्या बोल रहे हैं, सेम टू सेम। मुझे लगता है केजरीवाल जी का दूसरा स्वरूप। नहीं, केजरीवाल नहीं बन पाएगा, वो उस लेवल का माइंड नहीं है उसके पास। नहीं है तो नहीं, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, गुरु और चेला है तो गुरु वही ना, चेला भी नहीं है, चेला बनने की कोशिश तो कर रहा है। जितना मैंने उसको देखा है, जितना मैं उसके हाव भाव समझ पाया हूँ, वो नहीं हो पाएगा कामयाब। वो कुछ दिन का रेला है, चला जाएगा अपनी वापस, और इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रचा जा रहा है। गवर्नमेंट कुछ अपना खेला खेलेगी इसमें, उनको पता है। हाँ बहुत बड़ा। अभी मेरे ख्याल से जैसे ये चीज हो रहा है, अमित शाह ने कोई मीटिंग वगैरह बुलाई है, देखो उस टाइम पे क्या निकलता है। सब भागेंगे, सब शांत हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, वो कर देंगे शांति। ये तो भाई ये बीजेपी है, तो पहले से बहुत सारी चीजें सोच के चलती है, उनको पहले से पता है। वो बस उनका टेम्पर देख रहे थे कितना सहन कर सकती है, कितना सहन कर सकते हैं, और ये देख रहे हैं कि भाई कितना दूर तक जा सकते हैं। अब आप देखो इसमें एक्सपोज कर दिया इन्होंने कि भाई इन्होंने संसद में घेराव करना था। चुनाव में वोट डालो, एक तरफा वोट डालो, तुमको कांग्रेस जिताने एक तरफा कांग्रेस जिताओ। कैसे बीजेपी कितना घपला कर लेगी? कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, घपला करती है वोट में, तो कुछ परसेंट का घपला करती है। जहाँ 1 लाख वही चीज 3 से 4 हजार पे 3 से 4 हजार घपलाई की ही बात मैं आपकी चलो मान लूं, अगर घपलाई होती तो सभी राष्ट्रों में ये अपनी सरकार बना लेते। तमिलनाडु में क्यों नहीं आ जाते? ज्यादा घपला करेगी तो जनता की नजरों में, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी नजरों में आ जाएगा। करती है हेरा फेरी, हर पार्टी करती, कांग्रेस ने भी किया, ऐसा नहीं। कांग्रेस के टाइम ही आया है ये ईवीएम मशीन, आज का तो नहीं है, बीजेपी तो लाई नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उन्होंने भी किया है, ये भी कर रहे हैं, तो करते सब हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत रहता है, सब करते हैं, सबके साथ होता है हल्का फुल्का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा चोरी करके बैठे हैं। भाई मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पे आप काम देखो ना, उनका घर घर जाके वो बूथ लेवल पे काम करते हैं। आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, तो उस लेवल पे काम करो, उनको हराओ। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, इसमें प्रोटेस्ट जो है नीट का नाम है, पर नीट के लिए कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरा जो प्रोटेस्ट मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, बात वो ये है कि वहाँ नारे लगते हैं भाई RSS मुर्दाबाद। अब आप RSS से क्यों चिढ़ है? उनको इस वजह से चिढ़ है कि आप पश्चिम बंगाल देखोगे ना, पश्चिम बंगाल में RSS ने लगभग 4.5 लाख सभाएं की थी। ये अप्रोक्सीमेशन है, इससे ऊपर ही जा सकते हैं। तो आप वैसा संगठन अपना बनाओ ना। सुन तो लो बात को पूरी। 4.5 लाख सभाएं इन्होंने, ऐसा नहीं कि 50-50 100 लोगों, नहीं, 4 से 5 लोगों को बिठा करी इन्होंने। तो वो जमीन पे काम करते हैं भाई, वो घर घर जाते हैं, बूथ लेवल पे जाते हैं। उनका जो मॉडल है, RSS का जो मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, पूरी भूगोल परिस्थिति और पूरी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो चेंज किया था उस टाइम पे मान्यवर काशीराम ने, जो उसमें बहुत बड़े नाम रह चुके हैं, तो उन्होंने बनाई थी बामसेफ। पहले DSS-4 बनाते हैं, फिर बामसेफ बनाते हैं। जो बामसेफ ने काम किया था, आज बहन जी क्यों पछड़ी हुई है, कारण यही है, बामसेफ को मार देना, उनके द्वारा बामसेफ को ख़त्म कर देना। बामसेफ ने जिस लेवल पे काम किया था, वही मॉडल आज RSS अपना रही है। और ये बात मैं आज से नहीं, आज सन 2014 से पहले 13 में मैंने बोली थी ये बात कि RSS बामसेफ के मॉडल पर काम कर रही है, और जिस तरीके से वो काम कर रही है, आने वाले 15 से 20 साल आप इसकी सरकार हिला नहीं पाओगे। आप नहीं हिला पाओगे भाई। आप ये देखो ना, हर घर में जाती, 4 लोग को बिठाती, उनको सारी बातें समझाती, उनको बताती कि किसको वोट दे रहे हो तुम। काम बामसेफ करती थी। कैसे? गांव में क्या होता है, देखो गांव में शाम को लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह चौपा पे बैठते हैं, चाय पीने के बैठते हैं, टपरी बैठते हैं, उसी तरीके से जाके गाँव के लोगों के बीच में जाके अपनी बातें रखा करते थे। वो जब कम्युनिकेशन ठप हुआ तो BSP डाउन हो गई। BSP के डाउन होने का कारण और कोई नहीं है, बामसेफ को मार देना है। साहब के जाने के बाद आई थिंक 2000 के बाद 7 में उनकी डेथ होती, 7 में होती है, ध्यान नहीं है। तो उनके बाद जब वो
डाउन हुई, तो जब वो खत्म हुआ तो उनकी लहर से वोट मिल गया, लेकिन उसके बाद वो डाउन हो गई। उसी मॉडल को नहीं, जिता के गए थे वो। हाँ, वो जिता के मायावती जी को गद्दी बिठा के, वो आखिरी था जब उन्होंने जिताया था। उसके बाद से फिर मायावती जी नहीं आ पाई, वाम से बंद कर दी ना, वाम से खत्म कर दी। जब वाम से खत्म तो वो खत्म हो गई, तो उस मॉडल को आरएसएस ने अपनाया। और जब तक आरएसएस इस मॉडल पे काम करेगी, जो आपने बताया पश्चिम बंगाल में इतने लेवल पे उसने बूथ लेवल पे घर घर जाके, मतलब आप देखो, चार चार पांच पांच लोगों को बिठा के उसने डोर टू डोर नॉक किया, उसने बात की, बताई भाई आप देखो कहाँ जा रहे हो तुम, किस तरीके से उनको सारी कमियां बताई होगी। काम करेगी इनकी सरकार नहीं लेगी, और कांग्रेस की औकात नहीं है। कांग्रेस रैली कर लेगी, हमारे नेताजी ये वहाँ रैली कर रहे हैं, किसी के यहाँ चले गए, उस लेवल से काम नहीं होगा। कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। और इनकी जो खुद की पार्टी है उसमें भी फूट है दुनिया भर की, आप वो देख ही रहे हो भाई। इंडिया अलायंस बना हुआ है, पहले क्या बना हुआ था, इससे पहले इंडिया अलायंस से कुछ और बना था। कांग्रेस तो पता नहीं कब पूरे बहुमत में आई थी, पूरी कांग्रेस बन के, उसके बाद तो गठबंधन से आ रही है। इंदिरा गांधी के टाइम ही आई थी, उसके बाद से गठबंधन में सरकार बन रही है इसकी सारी। उसके बाद कभी 242 पूर्ण बहुमत तो ला ही नहीं पाएगी, गठबंधन में सरकार बन रही है। अभी इंडिया जनता दल के साथ फिर बुरा हाल होने वाला है कांग्रेस का। यूपी में रहता ही है, यूपी में नहीं, अभी कुछ सीटें लेके आई है, उसके बाद अभी वो भी नहीं मिलेगी। यूपी का सीन ऐसा है, इस बार आप मान लो अगर ये सपा के साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो मान के चलो सपा का और इनका बेड़ा गर्क होने वाला। अगर ये इंडिपेंडेंस को नहीं मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा अगर ये खड़े रहे तो। यादव वोट नहीं दे रहा उसको, लेकिन अगर ये इंडिविजुअली खेलते तो मुझे लगता है शायद कुछ वोट लेके आ जाए और काट सकते हैं। हाँ काट सकते हैं ये, लेकिन सीट लानी मुझे लगता है मुश्किल है। हाँ, ये वोट कटवा बनेंगे और कुछ नहीं है। हाँ ये भी बनेंगे, ऊपर से आप वो देखो दूसरा असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए, वो भी कुछ ना कुछ वोट काटेंगे, काटेंगे। खेल रहा है तो वो अपना काटे नहीं, उसको खैर इतना, खैर ये तो हम ये टॉपिक जब हम लेंगे एक बार थोड़ा राजनीति पे चर्चा करेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे जब देखेंगे। तो अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो ये सीजेपी वगैरह हमने दीप की बात कर ली। अब एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, भारत में जब भी कोई एक ये मान के चलो कोई पॉजिटिव या बढ़िया देश को कुछ ऐसे कमियों को बताने वाला जब भी प्रोटेस्ट हुआ है, तब भी ये हाईजैक कर लेते हैं आके कुछ वामपंथी दल आके, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी नेशनलिस्ट लोग आके उसको हाईजैक कर लेते हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, मैंने हर बार देखा है, हमने 2014 के टाइम पर ना हजारे का हमने वो देखा था, उस टाइम पे भी इसको हाईजैक ही कर लिया गया, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं जहाँ तक आपको पता है, हमें पता है। उसके बाद फिर मैं उस आंदोलन में था, गए थे आप उसमें? हाँ, तो जैसे शाहीन बाग हुआ था, अपना किसान आंदोलन हुआ था, इन किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया था। उसके बाद जो आपने लाल किले पे देखी तो आपने देखा ना, वही होगा। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी एक हेल्दी संगठन, हेल्दी प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हो, शुरू तो होता है, ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है इसमें कमियां होंगी, हम भी जाएंगे, हमने भी सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन जब हमने देखा कि यार यहाँ तो एंटी इंडियन लोग आ रहे हैं, एंटी भारत के लोग आ रहे हैं, जो मतलब बिल्कुल भारत को बदनाम करने वैसे वैसे लोग आके यहाँ प्रोटेस्ट, तो फिर इच्छा ही नहीं हो जाने की। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी मुद्दे तो हेल्दी शुरू होते तो हैं, लेकिन ये हाईजैक हो जाते हैं। कमी कहाँ रह जाती है, ऐसा क्या मतलब दिक्कत रह जाती है? क्या हमारे अंदर कमी है, उस जनता के अंदर, या फिर वो जानबूझ के ये प्रोटेस्ट होते ही इसलिए हैं कि भैया इसको हाईजैक कर लिया जाए? अब इनको फंडिंग तो वैसे ही बाहर से मिलती है, इनके पास, इन लोगों के पास पैसा, आप जितने भी देखो पैसा तो खुद से होता नहीं है, बाहर से सारा फंड होता है इन लोगों को। अब प्रोटेस्ट करने के लिए क्या पैसा चाहिए? हाईजैक करो या ना करो, अंततः इनका नतीजा क्या होता है? एक क्वेश्चन मेरा आप ले लीजिए, प्रोटेस्ट करने के लिए क्या फंड चाहिए आपको? प्रोटेस्ट करने के लिए देखो पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं है। आप प्रचार करोगे उसके लिए बड़े लेवल पे, आपने जंतर मंतर पे जाके आपको बैठ के आपको प्रोटेस्ट करना है। हाँ। ठीक है, एक मान के चलो, अब जो अपने गांधी जी थे जब वो आंदोलन करते थे या जब वो यात्रा निकालते, वो क्या पैसा देके बुलाते थे? वो जमाना गया, अब आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। आपको अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। कोई भी रैली होती है, कोई नेता जाता है, क्या वो पैसा देके सबको बुलाता है? नहीं पैसा। तो फिर अगर प्रोटेस्ट होना हो, मैं वही कह रहा हूँ, आपने कहा कि ठीक है फंड की जरूरत पड़ती है, जंतर मंतर को आपको परमिशन दी, तो आपने परमिशन ले ली, गवर्नमेंट ने परमिशन दी, ठीक है भाई बैठो आप करो जंतर मंतर पे। आपके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, क्या वो सारे पैसे से फॉलो किया उन्होंने? नहीं किया से आधे भी नहीं आए जितने भी। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ आपको कि भाई आपको प्रोटेस्ट के लिए कहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप बताओ। बस कुछ नहीं पड़ती, वैसे क्या पड़े? लेवल पे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर ये सोशल मार्केटिंग करेंगे तो उस पर पड़ता है पैसा। प्रोटेस्ट में सोशल मार्केटिंग तो अपने आप हो जाती है। आप बैठोगे, मान के चलो भाई वहाँ पे न्यूज मीडिया आएगी, सब कुछ। तो हाँ, उसमें भी आपको पैसा, अब सही बात बोली ना आपने, फैलाना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है। असली बात आपने अब बोली कि प्रोपेगेंडा फैलाना है, उसके लिए फंड चाहिए, उसी को सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। हाँ, तो ये एग्जैक्टली बात ये है कि भाई प्रोपेगेंडा के लिए पैसे चाहिए, प्रोटेस्ट के लिए पैसे नहीं चाहिए। उनके लिए वो प्रोटेस्ट ही प्रोपेगेंडा है। हाँ,
हाँ, तो आप आगे आगे बताइए कि कैसे क्यों हाईजैक हो जाता है। मैं मूल सवाल पे आते हैं। देखो हाईजैक तो कुछ नहीं होता है। अगर ये हाईजैक होता तो फिर जो आज नेपाल का हाल है, जो आज बांग्लादेश का हाल है, ये भी तो हाईजैक क्यों हुआ है? इसका हो जाता। सब हाईजैक होके सरकारें पलटी है ना, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाईजैक नहीं होता है, कुछ समय के लिए आप समझ लो कि हो जाता है, हुआ होगा कुछ समय के लिए, तो जनता को पता लग जाता है कि लोग फिर अवेयर हो जाते हैं, वहाँ से अपने छोड़ के निकल लेते हैं। अन्ना हजारे वाला केस आप देख लो, पार्टी बनी उसके बाद क्या हुआ? हाँ, पार्टी निकल गई, अन्ना हजारे वहीं के वहीं बैठे रह गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पार्टी डेवलप कर लोगे आप, लेकिन ये कहेंगे हाईजैक करके कोई देश का, तो ये सोचते हैं कि भारत को तोड़ सकेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान का पहला आर्टिकल यही कह देता है, और उसके तहत भारत के अंदर जो राज्य या कोई भी स्टेट कुछ भी टेरिटरी आ गई, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते किसी ताकत से। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्या कर लोगे आप? तो अगर ये सोच रहे हैं भारतीय ताकत इसको तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात रही बात हाईजैक होने की, हाँ भाई पैसा मिलता है, फंड मिलता है इनको सरकार गिराने तक का। सरकार गिराने तक का ही इनका फंड रहता है, उसके आगे वो कुछ और नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा देश है, जब बांग्लादेश नहीं संभल रहा है लोगों से हाईजैक होने के बाद, आज बांग्लादेश अभी भी बिखरा हुआ है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं वो लोग। इतना दूसरा देश है, सोचो भारत कितना बड़ा देश है। अगर ये हाईजैक कर भी दिया, सरकार गिरा भी थी, संभाल लेगा कोई इसको? मुश्किल है फिर बहुत ज़्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार बहुत पावरफुल। दूसरा एक चीज़ आप देखो, मैं वो की चीज़ कह रहा हूँ कि ठीक है यार, तुम्हें बीजेपी से प्रॉब्लम है, तुम बीजेपी के लिए दिक्कत कर सकते हो, चीज़ें करो। हाँ, उनके खिलाफ आवाजें उठाओ, तुम सरकार के खिलाफ उठाओ, लेकिन एक कहते हैं ना कि आप बिछोह मानसिकता किसे कहते हैं, आप देखोगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उसमें प्रोटेस्ट कैसे, मतलब मोदी गाली दे रहे हैं, उसकी ऐसी तैसी, ये कर देंगे वो कर देंगे प्रधानमंत्री। एक यार वो प्रधान, मैं एक ही चीज कहता हूँ, आप बिल्कुल गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी है, तुम क्या मतलब मोदी विरोध के चक्कर में इस तरीके से अंधा विरोध हो गया है कि भाई देश का विरोध भी पता नहीं चल रहा है इनको। का ऐसा है कि वो तो खैर इतना बोलते नहीं है, लेकिन जो बाकी और मंत्री हैं जैसे गडकरी वगैरह हो गए, और भी मंत्री हैं, तो इन लोगों को भी यार थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो बोलने का मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, तमीज नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ ये बोल दिया तो डिफेमेशन केस कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, फलाना कर देता हूँ। भाई आप सरकार में हो, सुनो, क्षमता रखो सुनने की, इतना तो सब्र करो। एक वो लाइन नहीं सुना आपने, जनता जनार्दन होती है, तो जनता जनार्दन पता कब तक होती है? जब तक कि आप जीत के नहीं आते। उसके बाद जनता जनार्दन नहीं रहे, जनता की छातियों पे गोली लग रहे होते हैं, जनता जनार्दन बाढ़ में जाती है। पैसे कमा रहे हो ठीक है, पर उस लहजे का भी मतलब हर चीज़ को उठा के इसमें ठूस दो, उसमें ठूस दो। आप उसका सॉल्यूशन दो ना। जैसे दूसरा वाला प्रोपेगेंडा फैला रहा, तो आप अपना एजेंडा भी तो रख सकते हो। अब ये तो नहीं है केस कर दोगे, फिर तो आप मतलब डर गए उससे। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के लिए रोकूंगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। मेन बात जो है मैंने आपसे पूछने की कोशिश की थी, पिछले सवाल में भी मैंने वो सोचा था, उसको हाईलाइट किया था कि सरकार बात किससे करे। जैसे मान के चलो हम कोई प्रोटेस्ट, सरकार बात जनता से करे ना, जनता के सवाल। अब बिमल जी तो है नहीं वहाँ पे। देखो सवाल स्टूडेंट उठा रहे हैं, नीट का मामला स्टूडेंट्स का है। मैं नहीं कह रहा दीपिका से बात करो, सोनम से बात करो। भाई अगर जनता ने उसको नेता बनाया है तो उससे बात करो, और अगर नहीं बनाया है तो स्टूडेंट से बात करो। भाई एक मंच होता है, आप जाओ वहाँ जाके सीधा साझा करो मंच उनके साथ, स्टूडेंट के बीच में जाओगे आप। तो हाँ, जैसे परीक्षा पे चर्चा करते हैं वैसे कुछ करते हैं, इस तरीके से करते हैं, बुला के आप मन की बात करते हैं, विजिट करो ना, ऐसे बुला के भी की जा सकती है। अगर प्रॉब्लम है आप सीधा वहीं पहुंच जाओ जहाँ इनका ये आंदोलन चल रहा है, जाओ बात करो। कौन नहीं सुनेगा आपका? हर आदमी सुनेगा। तो बहानेबाजी है कि नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला, ऐसा नहीं है। नेता बनाया तो नेता से बात करो, नेता की बात सुनेंगे। नहीं बनाया तो आप सीधा जनता से बात करो। आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लोकसभा जनता के प्रति जवाबदेह होती है। हाँ, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल जो थोड़ा सा मेरे मन में था और बाकी लोगों के मन में भी रहता है, बस मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ कि मान के चलो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, प्रोटेस्ट आज से नहीं, शुरू से होता है भाई, अंग्रेजों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता था, उसके बाद भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अब जैसे बीच में एक सवाल आया था कि भाई पहले जो कांग्रेस होती थी वो इस्तीफा ले लेती थी और ये गवर्नमेंट है, तो पर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जब आप कांग्रेस के टाइम पीरियड में देखोगे ना, जब ऐसी चीज़ें होती तो इस्तीफा तो ले लेती पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती थी। वो ऐसे कैसे पड़ा रह जाता था, बस जनता को ये दिख जाता था कि भाई इस्तीफा ले लिया। तो अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट भी कहाँ निकाल पा रही है बात। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि भाई इस्तीफा मेन पर्पज है, तो भाई उसके बाद जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो अगला भी ऐसे ही आ गया तो फिर क्या कर लोगे? आप उसका इस्तीफा मांगोगे? ये तो चलता रहेगा, ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो मैं सवाल पूरा कर लूँ मैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई पहले होते थे, पहले वो क्या करते थे, वो डायरेक्ट इस्तीफा लेते, उनका इतनी ही क्रेडिबिलिटी होती थी, हमने तो देखो इस्तीफा ले लिया, शांत कर दी, जनता शांत हो गई, भाई ठीक है इस्तीफा तो हमने ले लिया। लेकिन उसके बाद वो कोई सोल्यूशन नेक्स्ट डे फिर वही से इंसो। इस गवर्नमेंट खैर ये इस्तीफा नहीं लेती, दबाव में इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी दबाव में इस्तीफा ये चेंज कर देगी, कुछ रिफॉर्म कर देगी, सारी चीजें समझ में आती है।
मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं, अगर इन प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा ना हो तो फिर प्रोटेस्ट के होने से तो कोई मतलब, मुझे लगता है कोई फ़ायदा है नहीं। आप मेहनत करते हो, बस लोग आते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, अपना समय देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन है तो फिर थोड़ा दर्द होता है। खासकर उन लोगों के लिए भी दर्द होता है जिनके लिए प्रोटेस्ट शुरू किया गया, जैसे आप किसान आंदोलन देख लो, परमानेंट सॉल्यूशन तो हाँ, तो कुछ मतलब नहीं है। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि भाई ऐसा क्या करे जनता, या ऐसा क्या गवर्नमेंट करे जिसकी वजह से जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक समन्वय बने और हम बात कर सकें, अपनी बातें रख सकें। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसके थ्रू कि भाई चलो ठीक है यार, हमें पता है यार सीजेपी प्रोटेस्ट बकवास है, यहाँ पे लोगों ने हाईजैक कर लिया, तो किसी और तरीके से मैं गवर्नमेंट के पास जा सकूँ कि हाँ जी आप बताओ, देखिए जी हमारी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। एनटीए अगर पेपर लीक करा रही है तो क्या एनटीए को आप बाइकआउट नहीं कर सकते, उसकी जगह कोई और दूसरा आ सकता है। ठीक है, जो पेपर लीक कर रहे हैं कम से कम उनको कुछ सजा तो दो। आपकी एसआईटी बैठती है, 150 साल चलता है, लोग शांत हो जाते हैं। एसआईटी में कौन पकड़ा, चुन्नू मुन्नू पकड़ लेते हो आप, चुन्नू मुन्नू को पकड़ के डाल दिया, छोटे मोटे फिर अगले साल वही सेम सिचुएशन शुरू हो जाता है। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके आप प्रिकॉशन गवर्नमेंट ले सकती है, या वो जो जनता जो सच में प्रोटेस्ट करना चाहती है तो वो कैसे अपनी बातें गवर्नमेंट के सामने रख सकती है, जो एक समन्वय बने और एक सॉल्यूशन पे पहुंचा जाए। जी, पहली बात देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार क्यों एजुकेशन नहीं देना चाह रही है। इतने स्कूल्स वो बंद कर रही है, मर्ज कर रही है, जो भी कर रही हो उसे ये तो करना नहीं चाहिए। मैं ये बात सरकार की तरफ से ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट में, एक मेरी बात सुन लो आप। ये जो आपने कहा ना स्कूल बंद, मैंने इस पे बहुत लोगों को सुना था। मैं एक छोटी सी बात इस पर रख दूँ, आप जो मर्ज वाली बात बता रहे हो ना, ऐसे स्कूलें बंद नहीं हो रहे हैं। ये एक गलत फहमी लोगों के मन में हो गई है। स्कूल क्या हो रहा है, जिसपे जैसे क्या होता है ना कि 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को दूसरे मर्ज कर दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं, तो आप ना आबादी बढ़ाओ। देखो मेरी बात सुनो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सरकार की नीयत क्या है, मुझे नहीं पता सरकार नहीं, लोग गलत ठहरा रहे हैं इस चीज को, यार स्कूलें बंद हो रही है, स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। वो जब खाली पड़ जाएगी बिल्डिंग तो तो वो उस हिसाब से ना उसकी आबादी बढ़ाओ उसमें। और दूसरी बात देखो, एजुकेशन भारत सरकार जनता ने बनाया, जनता ने वोट किया, पढ़े लिखे लोगों ने भी वोट किया होगा, अनपढ़ तो किया नहीं है, जाहिल सब वोट करते हैं भाई, सबका वोट है। और जीत के आगे चाहे कोई किया हो ना किया हो, पर वोट तो हमारा ही है, माना जाए हमारा ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो सरकार को किस बात का भय? आप काम करो, आपको अभी जब वोट मिल रहा है आगे भी वोट मिलेगा, तो आप जनता की भलाई के लिए काम करने में आपको दिक्कत क्या है? जनता जैसा कह रही है वैसा कर दो, क्या प्रॉब्लम है आपसे? वो ये तो नहीं करवा रही है कि देश विरोधी काम करवा रही हो आपसे। वो जो जायज़ बातें हैं वो तो आप पूरी करो ना, उनकी नाजायज़ बातें तो नहीं है। ठीक है, पेपर लीक का जो मुद्दा हो रहा है, बहुत सारे, खाली नीट की बात नहीं है, SSC हो गया, ठीक है, UGC का भी हुआ था बीच में, तो ऐसी बात नहीं है नहीं हो रहे हैं सारे। राजस्थान के पेपर लीक हो रहे हैं, रीट हो गया तो भाई आप ये समझो ना, आप ये कह रहे हो कि सरकार के पास पावर नहीं, बहुत पावर है, वो बहुत से तरीके निकाल सकती है। हमसे ज़्यादा वहाँ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं बताने के लिए कि आप कैसे टैकल कर सकते हो। जनता एजुकेशन मांग रही है, आपको देने में क्या दिक्कत है? आप दे रहे हो तभी वो वोट दे रहा है, नहीं दे रहे हो तभी वो वोट दे रही है, आपको ही जिता कर भेज रही है, और फिर आप उनके खिलाफ काम कर रहे हो। तो ये जनता के लिए तो नुकसानदेह है ना। वो कह रहे हैं भाई हमारे बच्चे को क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के छोटी सी नौकरी पा जाएं और अच्छा अपना जीवन यापन कर ले, इतना ही तो मांग रहे हैं। उनसे उनकी कुर्सी तो मांग नहीं ली, बिल्कुल सही बात है ना। तो उनसे उनका कह रहे भाई अपने बेटों को जो आप बिजनेस चला रहे हो उसमें हमें हिस्सा दे दो, वो भी नहीं मांग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। आप जो पेंशन ले रहे हो, हम तो वो भी नहीं कह रहे हैं कि आप वो भी हमें दे दो। इतना पेंशन लेके बैठे हुए हो आप, और आप इतना पैसा छाप रहे हो, सबको पता है ब्लैक मनी सब छापते हैं, सबको मालूम है, कोई कुछ नहीं कह रहा है ना। हमारी जो जायज़ मांगे हैं, सिंपल सी मांगे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनको पूरा करने में सरकार को क्या हर्ज है, मेरे को नहीं समझ में आता है। लोग कह रहे हैं कि पढ़ेगी तो वोट नहीं देंगे। भाई पढ़े लिखों ने ही वोट देकर अभी तक पहुंचाया है उनको यहाँ पर संसद में, अनपढ़ों ने नहीं पहुंचाया। सबसे ज्यादा क्योंकि पढ़े लिखों ने भी वोट किया है उनको, तभी वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनपढ़ सबको कर दोगे। आपको पता है जब वोट पढ़ रहे हैं तो आप भाई जो चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो दो ना। आप क्या प्रॉब्लम है? आपको जो करना है वो करो, आपको जितना पैसा अपना कमाना है कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से भारत बनेगा, जो भारत बनना चाहिए वो आप बनाओ ना। आपके मंत्री घपले कर रहे हैं, आपके हर पार्टी का यही हालात है, आप अपने मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त करते हो? हटाओ सर। वो समन्वय वाली बात कि हाँ भाई कैसे हम सरकार के साथ समन्वय कर सकते हैं। तो सरकार के साथ तो यही है, एक आमने सामने की बातचीत होनी चाहिए। अब कोई सरकार उस पर निर्णय ले, कैसे करेगी वो?
अब मन की बात से तो आप कर नहीं पाओगे, आपने अपनी मन की बात रख दी, लेकिन जनता अपनी मन की बात कहाँ रखे। अब एक चीज ना और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हम जब पुराने जमाने में जाते हैं, मतलब आज से 500-600 साल पहले, तो जो सेनापति होता था, यानी आज का जो अपना रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो सेनापति सेना के साथ जाता था लड़ने के लिए, तो उसको पता होता था कि भाई कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है इसकी। तो ऐसे ही मैं एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं। चलो होम मिनिस्टर तो अपना काम करता है, होम मिनिस्टर की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बाकी की जो मिनिस्ट्री है वो क्यों नहीं जनता के साथ समन्वय करती है? वो क्या ऐसी बात है यार? ठीक है, आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप आओ यार बच्चों के सामने, स्कूलों में जाओ, आप बैठो, उनको इकट्ठा करो, प्रॉब्लम्स तो पूछो, अभी आ जाएं, अपनी माफी मांग ले भाई, हम हाँ उनसे पूछ ले, आप सॉल्यूशन बताओ, स्टूडेंट से पूछो भाई आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या जान से थोड़ा मार देगा कोई तुम्हें, स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन ही देंगे। बिल्कुल, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो सॉल्यूशन देंगे, फिर जो आपके विशेषज्ञ हैं उनसे आप बातें करो, पूछो कि भाई ये सॉल्यूशन हमें मिला है, बताओ इस पे काम करना चाहिए कि नहीं। हाँ, या तो आप भ्रष्ट हैं, या तो आपका नौकर साहब जो नीचे बैठा है जो आपके लिए, वो तो कम्प्लीटली भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, फिर सब कुछ वही भ्रष्ट है। ठीक है, या तो वो भ्रष्ट है या तो आप भ्रष्ट हैं, दोनों में से एक ही भ्रष्ट है। या तो आपके पास जानकारी सही नहीं पहुंच रही है, और जानकारी आपके पास सही नहीं पहुंच रही तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, दोनों में से एक चीज की कमी है। हाँ, या तो उनकी नियत में खोट है या फिर आपकी नियत में खोट है, दोनों में से किसी की नियत में तो खोट होगी। ये आपको देखना चाहिए ना, आप जनता मांग उठा रही है, बैठ के बातें कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? आपको इतना घमंड है कि चलो मान के चलो नौकर साहब भ्रष्ट है, आपको पता लग गया ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी तो पता होगा किस लिए होगा। सबसे पहले आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे प्रोटेस्ट में उनको सबसे पहले आके ये प्रॉब्लम ही क्लियर कर देना चाहिए। तो उनको ही पता करना चाहिए ना कि क्या पता नौकरशाही ने हमें जो है नहीं, देखो गलत दी हो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो दिक्कतें हुई है ना, ये नौकरशाही की वजह से ही हुई है, ये कोई इसमें धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है, लेकिन गलती धर्मेंद्र प्रधान की इसलिए भी हो गई क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, आप बातें नहीं कर। कम से कम मुझे लगता है कि पहले दिन ही इनको आके बच्चों से मिलके बात कर लेनी चाहिए थी, उन परिवारों से मिल लेना चाहिए था। थोड़ा अभी भी देर नहीं है। सोनम वांगचुक क्या कह रहा है, ये तो बोल रहा है संसद सत्र में आप ये मुद्दे उठाओ, अभी मैं अनशन खत्म कर दूंगा। उसने ये बोला है। उठेंगे, खैर ये तो मुद्दे उठने वाले हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप उठाओ, और दूसरी बात संसद में क्यों, आप जनता के सामने आ जाओ ना, क्या बस एक बार आके बात कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? मंच अपनी सिक्योरिटी लगा के आओ, कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। अरे नहीं, यहाँ नहीं आना, मैं कह रहा हूँ, मान के चलो जंतर मंतर में कुछ वामपंथी टाइप के लोग बैठे, हाँ आप कहीं और आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? आप एक बोल दो कि भाई लाल किले, मैं राम मंदिर मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे यहाँ आ जाओ, लीला मैदान में, राम लीला मैदान में आ रहा हूँ भाई, वहाँ आ जाओ, आप वहाँ सिक्योरिटी कर दो, सबको फ्रीज करो, अंदर एंट्री दो। तो एटीट्यूड हो गया ना, फिर आप नहीं काम करना चाह रहे, इसका मतलब आप में ही खोट है, फिर आपकी पूरी लॉबी नहीं, फिर आपकी पूरी लॉबी या तो भाई ठीक है, आप एक बार मंत्री बन गए तो आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ही हूँ जो हूँ। बिल्कुल, मुझे ये सिस्टम ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, हम करते हैं बीजेपी को सपोर्ट कुछ मुद्दों पे करते हैं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सरकार हो, एक चीज बहुत गंदी लगती है मुझे कि अगर आप होम मिनिस्टर हो ना, आप उन लोगों, रेल मिनिस्टर यार, जब रेल में हादसे होते हैं रेल मिनिस्टर नहीं दिखता भाई। भारत का पहला लोकतंत्र वज्र और मल्ल था, जब पूरे विश्व में लोकतंत्र की कहीं बातें नहीं हुआ करती थी। उस समय समकालीन भगवान बुद्ध थे, उस समय उन्होंने ये कहा था जिस तरीके से वज्र और मल्ल ये काम करते हैं, उस तरीके से इन पे जब तक ये ऐसे काम करते रहेंगे तब तक इन पर कोई जो है ना शासन नहीं कर सकेगा, जब तक वो ऐसे काम करते रहेंगे। कैसे काम, जो अभी हमने बताया, ये भाई जनता से कॉन्टैक्ट करना है, समन्वय कर, उनसे बातचीत करनी है, उनको अपने उसमें लेके सारी चीजें करनी है। इसीलिए तो पहले के राजा आप देखते थे वेश बदल के अपने प्रजाओं के पास जाते थे, उनकी दुविधा को सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। जमाने में भी सुनो, राजा का भी वोट होता था। हमारी कितनी पुरानी परंपरा है, मतलब डेमोक्रेसी की, बहुत पुरानी है, और आज हमें दूसरे देश डेमोक्रेसी। ठीक है, अब समापन की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सब कुछ समझ लिया कि भाई सीजेपी का प्रोटेस्ट कैसा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे हाईजैक हुआ, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिलियन तक पहुंचाइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार।